गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज हम लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि पाठ का नाम ही लेखन कला और शहरी जीवन है, तो लेखन कला कहाँ से शुरुआत होती है, लिखना कहाँ से शुरू होता है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हम इतिहास पढ़ने वालों के लिए है। और दूसरा चीज़ शहरी जीवन जो हम सभी लोग पसंद करते हैं, तो शहरी जीवन और लिखने की शुरुआत का जो प्रश्न है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में घूमता रहता है। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही लाभकारी और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। यूफ्रेट्स, फरात और दजला टिग्रिस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का एक हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह बहुत ही संपन्न सभ्यता थी, प्रॉस्पेरियस सभ्यता थी। शहरी जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। विशाल एवं समृद्ध साहित्य मेसोपोटामिया का रहा। गणित और खगोल विद्या के लिए भी मेसोपोटामिया की सभ्यता काफ़ी प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था। अभी हम देखेंगे कि जो सुमेरियन भाषा है वो मेसोपोटामिया की पहली भाषा है और बाद में इसे अक्कड़ भाषा ने रिप्लेस किया। अक्कड़ भाषा प्रयोग में आने लगी और बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। इस शहरी जीवन और जो पढ़ी लिखाई का कार्य मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से में ही हुआ, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें तो मेसोपोटामिया के पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में प्रारंभ हुआ। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे हम बात करेंगे, उत्खनन कार्य दशकों तक चलता रहा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई का कोई परियोजना नहीं चली। अब प्रश्न उठता है कि यूरोपियों के लिए, यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इतना महत्वपूर्ण क्यों बना? क्योंकि 1840 के दशक में इस पर बहुत समय दिया, यूरोपवासियों ने इसकी खुदाई पर बहुत समय दिया गया। तो यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है और इसीलिए मेसोपोटामिया यूरोपवासियों के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। बाइबिल के अनुसार जलापवान जब पृथ्वी फ्लडेड हो गई, पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था जल, बाढ़ आ गई, किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ NAOH, और उसे कहा कि बहुत विशाल नाव बनाई, और उसने सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा, एक एक पेयर उस पर रख लिया। और जब फ्लडेड हो गई पृथ्वी, जल प्लावन हो गई पृथ्वी, सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत इतिहास में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र कहा जाता था। अगर आप देखें तो इस तरह की कहानी भारतीय सभ्यता के हिंदू माइथोलॉजी, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो मत्स्य अवतार की बात होती है, जिसमें राजा एक बड़ी नाव बनाता है, उसमें एक एक पैर सभी जीव जंतुओं को रखता है, और पृथ्वी के से ऊपर से जो भी जीव जंतु समाप्त होने से उसे बचाता है। तो संभवतः एक कारण था जिसकी वजह से मेसोपोटामिया यूरोपियन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, किसी भी इतिहास के किसी भी देश या शहर या सभ्यता को जानने से पहले हमें उसके भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, मेसोपोटामिया का जो मानचित्र है वो काफ़ी विस्तृत है। अगर हम इसके भूगोल की बात करें तो एक मेसोपोटामिया बहुत ही भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके उत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए वर्षा हो जाती है। 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ कृषि कार्य शुरू होता है। अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में यहाँ की भूमि ऊंची है, स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालक खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है पशुपालन। भेड़ बकरियाँ यहाँ पाली जाती हैं। पूर्व की बात करें तो पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन बनाती हैं। यानी पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान की तरफ परिवहन का एक साधन है, और दक्षिण भाग जैसा आप देख रहे हैं अरबी रेगिस्तान है, और यह वही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था, लेखन प्रणाली शुरू की गई थी। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थीं। जमीन नदियों में बाढ़ आ जाती है, तब इसके पानी को सिंचाई के रूप में खेतों में लाया जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी।
शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था ऐसा नहीं है। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में भी हम स्पष्ट जानकारी देंगे। तो ये जो मेसोपोटामिया और उसका भूगोल के बारे में भी आपको बताए, दक्षिण में जो अरबी रेगिस्तान है यहीं पर सबसे पहले लिखने का काम शुरू हुआ, यहीं पर शहरी जीवन का शुरुआत हुई। शहरीकरण का एक अपना अलग ही महत्व होता है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर हम इसे समराइज करना चाहें तो कहा जाएगा कि मेसोपोटामिया भौगोलिक विविधता का देश है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, उत्तर में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान हैं, जैसा आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन बनाती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। दक्षिण भाग रेगिस्तान है और यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन का शुरुआत हुआ। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया का स्कल्पचर भी बहुत अच्छा रहा। वारका शीर्ष जो उरुक नगर में एक स्त्री का सिर सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था लगभग 3000 ईसा पूर्व में, इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले, लाजवर्द, लेपिस लुजली तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी। सिर के ऊपर एक खींचा हुआ खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, वर्का हेड। तो कई बार टेस्ट में पूछा जाता है कि वर्का हेड की विशेषताएं लिखी, तो मैं आपको इसकी विशेषता अभी बताया। जैसा कि मैंने बताया कि दजला फरात की जो नदियां हैं वो शहरों में ईरान की तरफ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ये सहायक हैं। शहरों में माल की आवाजाही भी होती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी होता था। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, लेकिन वहाँ खनिज संसाधनों का हमेशा अभाव था, यानी मिनरल्स वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। यहाँ पर चूँकि खजूर होता था, पोपलार के पेड़ होते थे, और आप जानते हैं खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियों से गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने में कोई बहुत मदद नहीं मिलती थी, उसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती थी। इसलिए ये सब इन चीज़ों का दूसरे देशों से आयात करते थे, मंगाते थे।
जिसके लिए वे अपना कपड़ा, कृषि, अन्न उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। तो मेसोपोटामिया के पास मिनरल्स नहीं थे, अच्छी लकड़ियाँ नहीं थीं। इन सबको दूसरे देशों से लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाया जाता था और बदले में वो कृषि उत्पाद उनको निर्यात कर देते थे। इन देशों के पास से जो भी उनके पास उपलब्ध था उसको मंगाते थे। अब हम बात करेंगे लेखन कला का विकास। प्रिय विद्यार्थियों, सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव विभक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव विभक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका, पहली टेबलेट पाई गई है, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। जो आप पट्टिका देख रहे हैं ये लगभग 3200 ईसा पूर्व की है और इनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, जहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिलती हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। स्पष्ट रूप से लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो ये था जो लिखने की उपयोगिता। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ये मिट्टी की पट्टिका है। चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर इसको गूंथ कर, थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दिया जाता था जिसे वह अपनी आसानी से पकड़ सके, कैरी कर सके। वह सावधानीपूर्वक उनकी सतहों को चिकना बना लेता था, फिर शरकंडे की तीली या तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह क्यूनिफॉर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थीं तो पक्की हो जाती थीं और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाती थीं। तब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े, सौंपने का हिसाब या गैर जरूरी हो जाता तो उसे पट्टिका को फेंक दिया जाता था। मतलब लिखना एक बड़ा कठिन काम था। मिट्टी की पट्टिका बनाना, उसके सतह को चिकना करना, शरकंडे या नुकीली चीज़ से जो यूनिफॉर्म कहलाता था उस पर प्रेस करके एड शेप में लिखना, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 5000 बैल मछली के चित्र के साथ इसको याद रखना कि यह चित्र बनेगा तो इसका मतलब यह होगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग था इस लिखावट के। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण था वो कीलाकार हो गया और भाषा इसकी सुमेरियन थी। जैसा मैंने पाठ के शुरू में ही बताया कि मेसोपोटामिया की पहली भाषा
सुमेरियन थी और इसका इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, डिक्शनरी बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने। आजकल जो भूमि खरीदते हो, किसी को बेचते हो तो स्टैम्प पेपर लगाया जाता है, तो कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो कि आम जनता के लिए बनाए जाते थे, जो हम आज भी लिखने का काम इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो मेसोपोटामिया के समय भी यही चल रहा था। आइए मंदिर की बात करें तो मेसोपोटामिया का जो मंदिर मिला है लगभग 3000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में निर्मित एक मंदिर का चित्र आप देख रहे हैं। ये मंदिर खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग चित्र में दिखाया गया है। गांव के कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना, उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया गया होगा। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, मतलब कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। जैसे उर जो चंद्र देवता था, उर का नाम था चंद्र देवता। इनन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, यानी प्रेम और युद्ध की देवी इनन्ना की पूजा होती थी। उर जो था वो चंद्र देवता था। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्यों उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यहाँ ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है कि मंदिर की संरचना और आम घर, साधारण लोगों का जो घर था उसकी संरचना में एक अंतर था कि मंदिर की दीवारें कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। ये मंदिरों की विशेषता थी, जबकि साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी, ये मंदिर की एक विशेषता थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। बड़ी विचित्र बात है कि देवी देवताओं को अन्न, दही और मछली खिलाया जाता था। पुराने ज़माने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियां की परतें जमी हुई मिली हैं, जिससे इतिहासकार इस बात का पता लगाते हैं कि संभवतः वो मछली चढ़ाते रहे होंगे, मछली और दही अपने देवी देवता को चढ़ाते रहे होंगे। और मंदिर में कुछ और सामाजिक कार्य भी होते थे, जैसे ऊनी कपड़ों को बुनना, तेल निकालना, अनाज पीसना आदि। जमीन के प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता, फसलों को डुबो देता था। कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल देती थीं और जिससे खेत सूखे रह जाते थे। तो ये था मंदिर के बारे में और वहाँ की कृषि के बारे में एक झलक। ये मंदिर, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मंदिर और साधारण घर में क्या अंतर था। तो ही जो मैंने कहा कि मंदिर की जो दीवारें हैं और निश्चित अंतराल पर अंदर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी, जबकि साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी।
उर जो देवता था, चंद्र देवता था, और इनन्ना प्रेम और युद्ध की देवी थी। लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हमने समझा कि प्रेजेंट डे आज के दिन में इराक का जो भौगोलिक जगह है वही मेसोपोटामिया है। इसकी सभ्यता अपने प्रॉस्पेरिटी, लिखावट और शहरी जीवन की शुरुआत के लिए प्रसिद्ध है। खगोल विद्या, गणित का ज्ञान, हम देखेंगे कि लोग जो मेसोपोटामिया के लोग थे √2 का जो वैल्यू निकालते थे, जो मान निकालते थे, वो आज के वैल्यू से काफ़ी मेल खाता है। और इनकी जो गणित की जो परंपरा थी, प्रणाली थी, वो बहुत अच्छी थी। मेसोपोटामिया एक विकसित सभ्यता थी जिसका काफ़ी देशों के साथ व्यापार भी था। जैसा कि हमने देखा, मेसोपोटामिया के पास बहुत अच्छे किस्म के धातु, मिनरल्स नहीं मिल पाते थे, अच्छी लकड़ी भी नहीं होती थी। इनके पास खजूर वगैरह ही होते थे जिससे वो नाव या पहिया बनाने में इनको अच्छा लकड़ी नहीं मिल पाता था। इसके लिए वो ईरान, तुर्की और खाड़ी पार के देशों से इसे मंगाते थे। बल्ले में अपना अनाज, कृषि का उत्पाद इनको ये लोग देते थे। इस तरह से जो मेसोपोटामिया का व्यापार काफ़ी विकसित था। जो हमने देखा कि यद्यपि मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तान था, उसके बावजूद भी इसी दक्षिणी भाग में लिखावट का काम शुरू हुआ, शहरी जीवन की शुरुआत हुई। हमने इसकी जाग्रफी को भी देखा, भूगोल को और मैप को देखा कि किस तरह से इसकी विविधता व्याप्त है। तो बाकी जो चैप्टर का दूसरे भाग है उसे दूसरे वीडियो में समाहित किया जाएगा। यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।